वह जो है उन्हीं फसलों को उगाते हैं जिनको उन्होंने पिछली वर्षों में उगाया, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, सरसों इत्यादि। किसान भाई बड़ी मेहनत से काम करता है और उसके कुछ सपने होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी या कोई फिक्स पर संपत्ति क्रय करना। लेकिन इन फसलों को उगाने के बाद जब वो अपनी फसल को मंडी ले जाता है, मंडी में वास्तव में वो उतने ही पैसों की बिकती है जितनी की लागत वो पहले लगा चुका है। मायूस होकर के अपने सपनों पर पानी फेरते हुए सोचता है, लेकिन फिर भी मैं दाद देता हूँ, बड़ी हिम्मत वाला है, फिर लग जाता है अगली वर्ष, और फिर उसी आशा से अपना जो मेहनत करते हुए और उस सीमा पर उसी क्रम में पहुंच जाता है जो पिछले साल पहुंचा था, और इस बार भी उसे वही हताशा मिलती है। साथियों, ये क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और किसान भाई जो है वास्तव में अपने को इस संकट से उबार नहीं पा रहे हैं। आज मैं छोटी सी वार्ता के द्वारा एक जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जिससे छोटी सी 3-4 ट्रिक हैं। यदि आप इन ट्रिकों को आप अपनाएंगे, निश्चित रूप से मेरा आश्वासन है कि आप लाखों रुपए प्रति महीने कमाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। विशेषकर यह वार्ता जो किसान भाई छोटे हैं, यानी जिनके पास 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जमीन है, निश्चित रूप से उनके चेहरे पे खिलखिलाहट आएगी और जो आमदनी है वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। साथियों, ट्रिक्स क्या है? पहली ट्रिक्स, कृपया पेन पैड आपके पास में है, जरूरत समझे तो कृपया लिखिए। पहली ट्रिक्स ये है कि हमारे किसान भाई जो है खेती मांग आधारित करें। मांग आधारित का क्या तात्पर्य है? मांग आधारित का तात्पर्य ये है कि ऐसी फसलों को उगाएं जिनकी मांग अच्छी हो, यानी जो महंगी बिकती हो। सरकार है, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना यह है कि जो हमारा फसली सीजन है, विशेषकर खरीफ, रबी, जायद 3 सीजन होते हैं, इन सीजनों की फसलों को यदि आप बुवाई के समय से 15-20 दिन पहले या 15-20 दिन बाद में उगाएंगे, तो जिस समय वो बाजार में जाएंगी निश्चित रूप से महंगी बिकेंगी। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए आपका टमाटर है, टमाटर महंगा कब रहता है? अप्रैल, मार्च अप्रैल में, जुलाई में। मूली, पालक, फूल गोभी कब महंगी रहती है? सितंबर, अक्टूबर में। कोकोनट्स में जैसे आपके खीरा है, टिंडा है, तरबूज है, ये कब महंगे रहते हैं? ये रहते हैं अप्रैल, मार्च अप्रैल में। साथियों, अनेकों फसलों की 12मासी प्रजाति भी है, जैसे कि आपका जैसे टमाटर है, टमाटर की पूजा हाइब्रिड, अर्क मेवली, ये ऐसी प्रजाति जो 12 मास किसान को उत्पादन देती है। इसी तरह मिर्च की जो है वो अर्क बिहार एक ऐसी प्रजाति है जो 12 मास उगाई जा सकती है। इसी तरह सब्जियों की विभिन्न प्रजातियां ऐसी हैं जो कि आपको वर्ष भर उत्पादन देगी। करना आपको क्या है, जो मैंने टिप्स बताई कि मांग आधारित खेती, यानी समय से थोड़ा पहले या समय से बाद में ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर कीमत मिलेगी। आपने अनुभव किया होगा, सामान्य यार ये 50 रुपए है तो ऐसे में मतलब वो कहीं 75 और 100 रुपए किलो के लाभ से बिकती है। पहली ट्रिक्स। दूसरी साथियों ये है कि जैसे अभी दिसंबर के बाद जनवरी चल रही है, इस समय जायद में कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे आपकी खीरा है, ककड़ी है, टिंडा है, लौकी है, तोरई है, करेला है, भिंडी है, कासी। जो भी जायद की फसलें हैं, इन फसलों के लिए आप थोड़ा अभी से एक्टिव हो जाएं। एक्टिव होकर के क्या करना है? एक्टिव होकर के ये करना है कि यदि आप
प्लास्टिक के डिस्पोजल आपने देखे हैं, जानते नहीं जानते? प्लास्टिक के गिलास जो है डिस्पोजल, इन डिस्पोजल गिलासों में 50% गोबर की खाद सड़ी हुई और 50% बढ़िया खेत की मिट्टी, इसके मिश्रण को बना करके गिलासों में भर लें और उसमें ये जो मैंने बताई है सब्जियों की फसलें, इनको यदि आप उसमें एक एक दो दो डाल करके और रूम टेम्परेचर पे या फिर सफेद प्लास्टिक का एक मतलब हाउस बन जाता है, ग्रीन हाउस मतलब पॉली हाउस या मतलब, ठीक है, उसमें रख के थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करते हुए यदि आप इनको दिसंबर तो निकल गया है आगे के लिए, दिसंबर या जनवरी, अब भी यदि इनको इस तरह लगभग 25-30 दिन अच्छी तरह से इनको सर्वाइव कर लेंगे और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होगा, नॉर्मल टेम्परेचर में तब तक आपका खेत भी खाली हो जाएगा, उस नॉर्मल टेम्परेचर में रखेंगे। जैसे खेत इस समय सरसों के वाले खाली होंगे, आलू वाले खाली होंगे, प्याज वाले या फिर मतलब लेट वाली मूली है या गाजर है, जो भी खाली होंगे, तो एक तरफ तो आपकी समय की बचत हुई, दूसरी तरफ आपको जो है क्या बचत हुई कि आपका जैसे ही आपने लगाया तो लगभग खेत में लगाने के कुछ ही दिन बाद, जैसे आपने अगर 25 दिन 30 दिन उसमें रखा है आर्टिफिशियली, तो फिर कुछ फसलें जो है ड्यूरेशन के आधार पर मतलब 25-30 दिन में, 40 दिन में ही, मतलब कम समय में ही आपको उत्पादन देंगी और उत्पादन ऐसा देंगी कि इसको बाजार में ले जाओगे बहुत ही अच्छी कीमत मिलेगी। तो दूसरी ट्रिक साथियों क्या करना, इससे फायदा क्या हुआ, समय की बचत हुई, कहाँ एक तरफ आपका खेत खाली भी नहीं है तब भी आपकी फसल जो है आपके तरीके से मतलब काम कर रही है। तीसरी ट्रिक ये है कि हमारे कुछ किसान भाई जैसे फूल गोभी, पात गोभी, टमाटर, मिर्च, बैगन, इनकी पौध तैयार करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है इनकी पौध जो है अच्छी से अच्छी वैरायटी और अच्छी से अच्छी कंपनी के खरीद करके इन पौधों को तैयार करें। इससे आप अपने लिए तो अपने खेत में रोपाई करके अच्छी आमदनी प्राप्त करोगे ही, दूसरा बेनिफिट ये है जितनी आमदनी आपको उस अपने खेत से लगाई हुई फसल से नहीं होगी उतनी की नर्सरी आपकी बिक जाएगी। हाँ किसान भाइयों, यदि आपने किसी तरीके से अच्छी किस्म का इस तरह का व्यवसाय चालू कर दिया, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और लोकप्रियता बढ़ करके अड़ोसी पड़ोसी नहीं, आपका बहुत दूर से आकर के किसान आपसे फिर ये जो पौध का मतलब आपको मांगने की डिमांड बढ़ेगी और आपकी एक बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी। तीसरा ट्रिक मेरा ये है। चौथा ट्रिक साथियों जो है, आपके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ थोड़ी जमीन है, आप उस थोड़ी जमीन को जो है क्या करें, उसको जो है लगभग 10-12 प्लॉट्स में बांट लें। ठीक है, जैसे कि थोड़ा ये डायग्राम आराम से आपने 12 प्लॉटों में बांट लिया। इन 12 प्लॉटों में आप जो है ऐसे रोटेशन बैठ करके मंथन करके कि भाई हमें ऐसे क्रॉप रोटेशन इसमें फॉलो करने जो आसानी से हमें एक वर्ष में 3, 4, 5 फसलें दे सकें। उन रोटेशनों को आप इन प्लॉट्स में दोहराएंगे। जैसे रोटेशन क्या हो सकते हैं, पहला क्रॉप रोटेशन है, जैसे मान लीजिए आपकी फूल गोभी प्लस मूली, इसके बाद जब हार्वेस्ट हो गई बंद गोभी प्लस मूली हार्वेस्ट हो गई, बैंगन हार्वेस्ट हो गया और लौकी, ये 6 फसलें हो गई। 2-2 का जोड़ा है और बाकी सिंगल हैं। एक वर्ष में 6 फसलों का आपको मतलब अनुभव मिलेगा, उत्पादन मिलेगा, आमदनी मिलेगी। दूसरा रोटेशन, इनको कौन सी, जैसे मान लीजिए आपको एक प्लॉट दिखाई मैंने, इनमें से प्लॉट नंबर 1 और 2 क्षेत्रफल आपके ऊपर है, आपका जितना बड़ा है तो बड़बड़े कर दो। तो प्लॉट नंबर 1 और 2 में इस रोटेशन को आप अपनाने की कोशिश करेंगे। दूसरे रोटेशन में आप फूल गोभी प्लस सलजम हार्वेस्ट हो गया, बैंगन प्लस लौकी हार्वेस्ट हो गया, फूल गोभी प्लस मूली, कितनी फसल हो गई? 6। एक वर्ष में जो है जोड़ा से इनको आप प्लॉट नंबर 3 और 4 में, आपके पास 12 प्लॉट है, ये 12 में से 3 और 4 में इसकी रिप्लिकेशन करेंगे, इसको लगाएंगे। ठीक, अगला रोटेशन में आपने टिंडा, गाजर, मूली और करेला
4 फसलें हो गई। इस रोटेशन को जो है आप प्लॉट नंबर 5 और 6 में लगाएंगे। अगला रोटेशन भिंडी, मूली, शायद लिखना चाहें तो लिख लीजिए, नहीं तो मुझसे आप ज्यादा जानकार हैं, आप समय के हिसाब से पहचान लेंगे इस समय हमारी फसलों का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि इस तरह हो सकती है। अगला रोटेशन क्या है, जैसे भिंडी हार्वेस्ट हुई, मूली हार्वेस्ट हुई, फूल गोभी हार्वेस्ट हुई, लौकी। अगला इसको कौन कौन सी प्लॉट में 7 और 8 में लगाएंगे। अगला है करेला, फूल गोभी, टमाटर, इनको प्लॉट नंबर 9 और 10 में। तरबूज हार्वेस्ट हुआ, भिंडी हार्वेस्ट हुई, बैंगन हार्वेस्ट हुआ। तो ये जो है आपके प्लॉट नंबर 11-12, इनकी आपको रिपीटेशन करेंगे तो आपको बेहतर ज्यादा से ज्यादा फसलें लेने का चांस आएगा। मेरा सुझाव ये है, जैसे मान लीजिए आपने करेला और करेला के नीचे आपने मूली लगा रखी है, फूल गोभी लगा रखी है। साथियों, मैं अभी हमारे माननीय डीडी साहब ने कुछ किसान भाई को माउंट आबू भेजा था, मैंने बहुत गहराई से उनको देखा, समझा। एक ही समय में 3-4 फसलें खड़ी, उसमें उन्होंने मचान का प्रयोग किया है। मचान जानते हैं, लकड़ी का, बांस का मचान। ऊपर जो है करेला लटक रहा है, नीचे हल्दी लग रही है, मूली लग रही है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है, मटर लग रही है। तो मतलब एक ही समय में 3-4-5 फसलें आपको उनके मार्केट में मिलेंगे, आमदनी में मिलेगी। तो साथ ही इस तरह मचान का प्रयोग करें, और ये जो मैंने टिप्स बताई है, इससे आपको रेगुलर आमदनी मिलेगी। आमदनी कैसी मिलेगी? रेगुलर। दूसरी बात, मार्केट में यदि किसी तरीके से फ्लक्चुएशन आया है, किसी चीज की कीमतें एकदम धड़ाम गिर गई, लेकिन आपके पास तो 12-14 फसलें हैं, किसी की बहुत अच्छी कीमत भी मिलेगी, तो आपको मार्केट फ्लक्चुएशन यानी बाजार में अप डाउन का भी असर नहीं पड़ेगा, लाभ ही लाभ में रहोगे। अगला कीट रोग, पता लगा कि आपने गोभी की और भारी गिरा लगे, लेकिन आपके पास तो 10-12 फसल खड़ी है, यानी कीट रोगों के आक्रमण का भी इसमें असर आपका नहीं पड़ेगा। तो साथियों, ये मैंने छोटी सी टिप्स आपको, एक और मेरा सुझाव है, कुछ फसलें ऐसी हैं आपकी जानकारी में होंगी 40-45 दिन में तैयार हो जाती है, 50 हो जाती है, जैसे मूली, पालक, खीरा, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की है। कुछ फसलें ऐसी हैं एक बार लगाई और 2-3-4 साल तक चलती हैं। सेम, पुदीना, बैगन, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मैंने मतलब आपके अनुभव से ही मैंने कुछ, ये ऐसी एक बात तो आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, मुझे आपने इस अवसर दिया और मुझे आशा ही विश्वास है कि ये जानकारी यदि आप प्रैक्टिकली थोड़े से खेत में भी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए वरदान साबित होगी। यद्यपि विषय बहुत है, लेकिन माननीय डीडी साहब जो है नाराज हो जाएंगे तो मेरा नंबर चाहे तो प्लीज लिख लीजिए, मेरा नंबर एक बार बोल दिया है। चलिए, यदि आपको मेरी वार्ता ऐसी, माननीय डीडी सर से अनुरोध करूंगा कि आशीष के हम लोगों से मार्गदर्शन करें, दिशा निर्देश दें। यहाँ पर उत्तर दिल्ली और उत्तर बिलासपुर से आए हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं, काफ़ी दूर दूर के गाँव से आए हैं। जैसा मुझे लग रहा है प्राकृतिक खेती का जो हमारा क्लस्टर है, ये हमने जगनेर और जयपुर कला में बेसिकली लिया है, तो वहाँ से काफ़ी किसान होंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने वहाँ क्यों लिया है। वो हमारे सबसे कठिन ब्लॉक के खेती के लिए, जगनेर में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जयपुर कला में जमीन की समस्या है कि वहाँ अक्सर बाढ़ आती है कभी जगह से, और भी वहाँ थोड़ा सा रिमोट एरिया हमारा पड़ता है, जिले से लगभग मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर पड़ता है हमारा ब्लॉक जयपुर कला। कुछ इलाके तो इतने दूर हैं कि वो मार्केट करने भी चावा जाते हैं, आगरा नहीं आते वो। तो और सबसे मेहनती किसान वही के होते हैं जहाँ खेती कठिन होती है। चीज़ों को सीखने के लिए भी इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया। हमारी योजना जो आई थी प्राकृतिक खेती की, वो किसी कारणवश बीच में रोकी गई, और लेकिन आप सबको बताना चाहेंगे कि योजना हमारे पास फिर से आ गई है और इस बार बजट भी स्वीकृत हो गया है। और हमने उन्हीं क्लस्टर्स को लिया है जो हम पिछली योजना में जिन किसानों को हम नहीं दे पाए थे, हमने उन्हीं को फिर से जोड़ा है।
इन किसानों ने प्राकृतिक खेती में काफ़ी मेहनत की थी। हमारे चैंपियन फार्मर जिन्होंने कई हमारे यहाँ पे कई सारे एफएस भी चले थे, हमारे स्कूल चले थे, मैंने आपको जीवन विद्यालय वगैरह का बताया था। हमारी बहुत अच्छी योजना चली वो, उससे वित्तीय प्रगति तो नहीं हुई है क्योंकि योजना बीच में बंद हुई, लेकिन हमारी भौतिक प्रगति उसमें बहुत अच्छी थी और हमारे किसानों का रुझान बहुत अच्छा रहा उस योजना में। लोग उस खेती से जुड़े थे। तो जो कि अब आप इतनी दूर से आए हैं तो मैं चाहूँगा कि 5-7 मिनट मैं भी लूँ, क्योंकि कहीं ऐसा न लगे कि बेकार में आए थे। हालांकि राधे साहब जी ने जो बताया उसके बाद आपको नहीं लगेगा कि आप लोग बेकार में आए थे, कुछ ना कुछ ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृषि विभाग को दिया है और अब रिटायर होने के बाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि खेती कभी रिटायर नहीं होती। जो आदमी यहाँ पे लगभग नौकरी करने आते हैं, आधा ज़्यादा किसान के लोग, घर के परिवार के लोग थे। रिटायरमेंट नौकरी करने से पहले भी खेती कर रहे थे, नौकरी के दौरान खेती करने और कराने में मदद कर रहे थे, और उस रिटायरमेंट के बाद भी खेती कर रहे हैं और कराने में मदद कर रहे हैं। तो छोटी सी चूंकि आप प्राकृतिक कार्यशाला में आए हैं तो ये बता दूं प्राकृतिक खेती क्या है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या होता है, रासायनिक खेती तो पता है कि खाद डालती, दवाई डालती, रासायनिक खेती हो गई। एक होता है जैविक खेती, उसके भी कुछ किसान यहाँ बैठे हैं मेरे ख्याल से, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। तो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में एक ही अंतर है। जैविक खेती में हम बाजार से कुछ जैविक रसायन या जैविक दवाइयाँ जो भी बायोपेस्टिसाइड है या हमारा बायो फर्टिलाइजर लाके हम डालते हैं, वो होगी जैविक खेती। प्राकृतिक में क्या है, 50-60 साल पहले जब खेती करते तो प्राकृतिक खेती थी। आज भी गांव में छप्पर है, उसमें जो लौकी होती है वो प्राकृतिक खेती है। आपने क्या किया, बीज लाके डाल दिया, उसमें पानी डाल दी। अगर आपने उसमें खाद नहीं डाली है तो छत पे अगर लौकी चढ़ गई, छप्पर पे हमारा कद्दू चढ़ गया, तो वो प्राकृतिक खेती है। और उसका टेस्ट आप जानते हैं कि मार्केट के टेस्ट से बहुत अलग होता है, बहुत अच्छा होता है। तो प्राकृतिक खेती ये है कि आपके घर में खेत में जो है आप उसी से खेती कर लीजिए, बाजार में चाहिए कुछ लाने। तो जीरो बजट कहने का मतलब कि आपका तो खर्चा नहीं आएगा, बाजार से कुछ आपके घर में जो था, आपके खेत में फसल कटी, जो फसल आपके खेत में बची आपने उसको खेत में जोत दिया, हमने कुछ फसल अवशेष बचेगा। हम धान की खेती करते हैं तो धान हम खेत में जला देते हैं, जलाने के बजाय अगर उसको खेत में जुताई कर दे तो खेत को फायदा होगा। तो आपने सरसों काटी या कोई भी फसल आपने ली, उसमें जो बायोमास है, बायोमास मतलब उसका फसल का जो भी अवशेष बचा उसका यूज करना। आपके घर में गाय है, गोबर हो रहा है, गौमूत्र हो रहा है, आपके घर में जो कूड़ा निकल रहा है, जो बायोलॉजिकल कूड़ा है, जैसे फल सब्जियों के छिलके हो गए, आप उसको अपनी गार्डन में यूज कर रहे हैं, और बाहर से आप कुछ नहीं ला रहे हैं, घर में आप खेती कर रहे हैं, जो आपके पास है उसी से खेती करना, यही प्राकृतिक खेती है। बाजार से कुछ नहीं लाना। हाँ, उसमें एक बाधा क्या है कि केमिकल नहीं होना चाहिए उसमें, क्योंकि आप देखिए ना, इधर मैडम बताते हैं कैंसर वगैरह हो रहा है, कैंसर की बाकायदा ट्रेन चल रही है पंजाब वगैरह में। क्यों? क्योंकि आप देखिए जब ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति आई तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ हुआ, पंजाब हरियाणा में। उन्होंने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया। आगरा भी आपका उसी लाइन पे देखिए, आलू में इतना फर्टिलाइजर यूज करते हैं और यहाँ भी समस्या बढ़ रही है, यहाँ भी बीमार हमारे बढ़ रहे हैं। तो और खेती की जमीन भी खराब हो रही है। देखिए हंदौली का जो हमारा आलू का बेल्ट हुआ करता, राजधानी होती थी आलू की, अब वहाँ के किसान पिनहट और बाहर जा रहे हैं, आलू का भेज में खेत लेकर के खेती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाद डाल के जमीन लगभग खराब कर चुके हैं, तो अब वहाँ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक लिमिट आएगी जब आपकी खाद डालते रहते तो खेत हो जाएगा लगभग खराब। खाद डालना गलत नहीं है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, खाद डालना, दवाई डालना खेत में गलत नहीं है, लेकिन जितना रिकमेंडेशन किया गया, जितना बताया कि एक बोरी अगर 1 एकड़ में पड़नी है तो अब अगर 2 डाल रहे हैं तो खेत बर्बाद हो रहा है। अगर आप एक ही डाल रहे हैं तो खेत आपका ठीक रहेगा। तो आपके पास अगर 1 एकड़ खेत है तो आप आधे में प्राकृतिक पे आइए, आधे पे आप संतुलित खाद पे जाइए, लेकिन जहाँ खाद डालना है वहाँ पे गोबर की खाद और अपना बायोमास से जो भी है ये जरूर डालिए, बर्मी को जरूर डालिए उसमें, और खाद धीरे धीरे कम करिए। और आधे एरिया में आप प्राकृतिक खेती करिए। और जो लोग 1-2 साल से इसमें कर रहे हैं उनका अनुभव हो रहा होगा कि उत्पादन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा एक लिमिट के बाद, अगर आप थोड़ा सा काइंडली चीजों को कर रहे हैं और थोड़ा सा जो नियम कानून इसके तहत कि हर चीज की विधा होती है, प्रक्रिया होती है, उसका पालन करेंगे तो नुकसान नहीं आएगा। दूसरा आप कह रहे थे कि टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए मैं इतना बता दूं कि हम लोग कृषि विभाग से हैं। जैसे हम लोग कोई समस्या होती है तो हम 100 नंबर डायल करते हैं पुलिस को, तो किसानों की कोई समस्या हो आप 100 नंबर कृषि विभाग को समझ के आप कृषि विभाग को संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, आपको टेस्ट कराना है, आपको मिट्टी टेस्ट करानी है, आपको फसल नहीं बिक रही है, आपकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, या कोई बीमारी लग रही है,
आपके उत्पादन नहीं आ रहा है, कोई भी समस्या कृषि विभाग की या खेती संबंधित कोई भी समस्या हो वो किसी विभाग की होगी, आप कृषि विभाग से संपर्क करिए। कृषि विभाग का दायित्व है, हम जहां से भी उसका समाधान आना होगा वहां से हम आपको जोड़ेंगे, हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। जैसा कि आप टेस्टिंग के लिए कह रहे थे, तो उसके लिए बाकायदा टेस्टिंग के लिए विभाग बना हुआ है, टेस्टिंग की व्यवस्था पूरी बनी हुई है। उसमें लखनऊ में हमारा उसका ऑफिस है, हम लोग हैं, उसकी बाकायदा एक फीस है, उस फीस को लेकर के आपकी टेस्टिंग हो जाएगी और दोनों चीज की टेस्टिंग हो जाएगी। हमारे पास उसकी व्यवस्था है, आपकी जमीन की टेस्टिंग की व्यवस्था, आपकी उत्पादन की व्यवस्था है। आगरा में लैब क्यों नहीं है उसका मैं कारण बता दूं, क्योंकि हमारे पास इतने आवेदन नहीं आते टेस्टिंग करने के कि एक लैब लगा करके उसकी खर्चा निकाला जा सके। यहाँ से हमारे पास आवेदन आने लगे था, हम जैविक कर रहे हैं, हमको टेस्ट कराओ। संख्या जैसे ही बढ़ेगी डिमांड की, लैब अपने आप आके लगेगी। क्या भाई, अगर आप दुकान खोल रहे हैं, अगर आपको ग्राहक नहीं मिले, आप क्या करोगे? दुकान बंद करके चले जाओगे। दूसरी समस्या क्या है, अब मान लीजिए एग्जाम्पल में जगह से आप आए हैं, अगर आपको कोई बहुत अच्छा सामान खरीदना है तो आगरा आना पड़ता है ना आपको, क्यों? क्योंकि जगह दुकान नहीं है उतनी बड़ी जो आगरा में होगी। तो बात दोनों तरफ से चलता है, डिमांड बढ़ेगी दुकान भी बढ़ेगी। अगर उसकी आप प्रोडक्शन लेके आप आओगे, फसल फसल का अपना सैंपल लेके आप उनको टेस्ट कराना है, आप आइए, कुछ दिन भेजेंगे, संख्या बढ़ेगी, लोग को ध्यान लगाएंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट होगा, उनकी फीस होती है, उनको पैसा मिलेगा। तो दोनों तरफ से चलता है ये। क्योंकि आवेदन नहीं आ रहे तो वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे तो आप ला नहीं पा रहे, क्योंकि आप पहुंच जाए लखनऊ संपर्क करने, आपको लखनऊ नहीं जाना है। एजेंसी के लोग ही यहीं आते हैं, यहीं से नमूना लेते हैं। हमारे जो परंपरागत क्लस्टर चल रहे हैं उनके नमूना लेने लोग यहाँ आते हैं, नमूना ले जाते हैं। तो क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जैविक खेती प्राकृतिक खेती में क्या है, आप कहते हो साहब मेरा जैविक है लेकिन बिक रहा मेरा रासायनिक के दाम पे ही है। क्योंकि देखिए, और जो जैविक खेती कर रहा है और पड़ोसियों को पता है कि जैविक कर रहा है या लोगों को पता है जैविक कर रहा है, उनके पर्सनल खरीदार है, वो फसल कटने से पहले खरीद लेते हैं कि साहब आप 4000 रुपये कुंटल गेहूँ ले दो, चाहे हमको 6000 रुपये कुंटल गेहूँ दे दो, उनको दे दो, वो लोग लेते हैं। आपके जो शहर के आसपास के किसान हैं जो जुड़े हुए हैं लोगों से, उनकी खेती कटने से पहले बिक जाती है। प्राकृतिक खेती जैविक खेती अगर है तो आपकी भी बिक जाएगी। अगर आपके पास नमूना हुआ, सैंपल का रिजल्ट हुआ आपके पास, आपका एक बार मार्केट में फेक आ गया तो फिर आपसे कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांगेगा, क्योंकि वो जिसने बार प्राकृतिक खाया जैविक खाया तो खाते पता चल जाएगा कि ये सही की गलत है। तो स्टार्टिंग में आपको सर्टिफिकेट चाहिए मार्केट में खड़े होने के लिए, वो हमारी जिम्मेदारी, हम दिलाएंगे उसको, ठीक है। आप खेती करनी कैसे वो जानना तो हमारे पास आइए, खेती करने का बेचना कैसा आप हमारे पास आइए, और कोई भी समस्या हो कृषि विभाग में आइए, क्योंकि कृषि और किसान एक ही चीज है, तो हम लोग अलग नहीं है। कोई भी समस्या होती है, आपके खेतों में कई बार शिकायतें ऐसी आती हैं कि फसल आता में अभी जैसे गाँव तहसील में रेहा गाँव में ओले गिरे हैं, ठीक है, अभी तक हमारे पास कोई समस्या शिकायत नहीं है, जानकारी नहीं है हमारे पास कि वहाँ पे ओले गिरे हैं। क्योंकि न्यूज में आया तो हमने अपनी टीम भेज के वहाँ सर्वे करा के आगे भेज दिया है। क्योंकि क्या है कि हम और आप एक ही हैं, अगर आप हमारा सहयोग चाहेंगे, हमारे विभाग कर्मचारी काफी इस मामले में सक्रिय हैं, तो कोई भी समस्या कृषि विभाग आपके लिए है, कहीं भी जाना हो कोई भी समस्या।